तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज से ठीक 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी, एक घटना के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें 2 लड़के एक लाश को बाइक से लेके जा रहे थे। रास्ते में ब्रेकर पड़ा, उसके बाद बाइक डिसबैलेंस हुई, वो लोग गिर गए। अच्छा, गिरने के बाद वहाँ पे जितने लोग थे उन्हें तो ये लगा कि ये लोग गिरे हैं तो मदद करने गए, लेकिन जाने के बाद संजोग से जो लाश का हाथ था उस पॉलीथीन से बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर ये दोनों लड़के वहाँ से भागते हैं। मौके पे पुलिस वगैरह पहुँचती है, लेकिन ये दोनों लोग कौन थे, वो मरने वाला कौन था, ये तमाम चीज़ें पता नहीं चल पाती। साथ ही जब ये पूरी अपडेट मैंने आपको दी थी तो 2-3 लाइनें और बोली थी। पहला कि जिस हिसाब से ये कांड हुआ, जिस हिसाब से जो कातिल था वो लाश को दिन में ही ठिकाने लगाने जा रहा था, ज़रूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी होगी। साथ ही जब ये केस सुलझ जाएगा तो मैंने कहा भी था कि आपको ये पूरी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो संजोग से अब ये केस सुलझ चुका है और वास्तव में जो मैंने कहा था कि अपने आप में बड़ी अफसोसनाक घटना ये होगी, तो वही चीज़ हुई। और आमतौर पे जितने भी केस होते हैं, न जाने कितनी कहानियाँ आपने सुनी, पुलिस वाले भी जब किसी केस को सुलझाते हैं तो जब कातिल का चेहरा सामने आता है तो आने के बाद फिर चाहे पुलिस हो चाहे हम आप हों, सबके मन में उस कातिल के लिए गुस्सा होता है। किसने कत्ल किया, एक ज़िंदगी तबाह कर दी, किसी की जान ले ली, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन इसके विपरीत कभी कभार कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं सामने जहां हमें कातिल से हमदर्दी हो जाती है और जो मरने वाला होता है उससे एक तरह से नाराज़गी। तो आज की कहानी भी ठीक ऐसी है, जिस कहानी में जो कातिल था, जो लोगों के सामने जब आया और आज ही आया, तो उस कातिल के बारे में जानने के बाद और उस कत्ल की जो वजह थी, जब वो निकल के सामने आई तो कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले थे उनकी भी जो आंखें थी वो नम हो गई। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत आज से ठीक 2-3 दिन पहले होती है। अयोध्या में एक थाना, खंडासा थाना, और इसी खंडासा थाना में एक चौराहा लगता है, आज़ाद नगर घटौली चौराहा। और लगभग दोपहर के 3:30 बजे का वक्त था। सारे लोग चौराहे पे बैठे हुए थे, जितने लोग की दुकानें थी, जितने लोग वहाँ पे ऐसे ही बैठे थे। सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। मौसम भी सुहावना था, बारिश कुछ टाइम पहले ही हुई थी, रोड भी गीली थी, अलग अलग गाड़ियाँ जा रही थी, लोगों की नज़र गाड़ियों पे पड़ती, उसके बाद अपने कामों में बिज़ी हो जाते। और ऐसे ही एक स्प्लेंडर बाइक और उस पर 2 लड़के, एक लड़का आगे बैठा हुआ, बीच में उसने कुछ सामान वगैरह रखा था, एक बड़ी सी पॉलीथीन थी, और उसके पीछे एक और लड़का उस पॉलीथीन को पकड़ के बैठा हुआ था। ये 2 लड़के उसी रास्ते से गुजर रहे थे और संजोग से इसी आज़ाद नगर घटौली चौराहे पे जैसे ही मेन चौराहा पार कीजिए तो एक ब्रेकर पड़ता है। ब्रेकर थोड़ा सा ऊंचा है, उसके जस्ट बगल बालू और गिट्टी रखी हुई, यानी किसी का वहाँ पे एक उस तरह का दुकान है। और बारिश का मौसम था तो कुछ बालू वगैरह फिसल के ब्रेकर के आसपास भी आ गई थी, साथ ही मिट्टी और कीचड़ भी आ गई थी। तो जैसे ही वो बाइक पार होती है तो बारिश में फिसलती है, उसके बाद उस ब्रेकर से उछलती है, और उछलने के बाद वो दोनों लड़के और वो पॉलीथीन, ये तीनों चीज़ें उसी गिट्टी पे जाके गिरती हैं। अब जैसे ही ये लोग गिरते हैं तो चौराहे पे जो लोग थे फ़ौरन अफरा तफरी मच जाती है कि भाग के पहुँचे, जल्दी से उठाएं, क्योंकि जो लड़के थे बेचारे गिट्टी पे गिरे थे। तो सबको यही लग रहा था कि काफ़ी चोटें आई होंगी। साथ ही फिर उस ब्रेकर को भी दोष दे रहे थे कि इतना ऊँचा ब्रेकर क्यों बनवाया गया। बहरहाल अब सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उन दोनों लड़कों को उठाने की कोशिश करते हैं, बाइक को खड़ा करते हैं। लेकिन इसी दौरान जो सामान था, यानी जो पॉलीथीन थी, उससे अजीब सा खून टपक रहा था। शुरुआत में देखने में लगा कि लाल लाल सा क्या है, लेकिन देखने में अब लाल लाल सा, उसके बाद फिर उसको चेक करने की कोशिश की गई कि क्या है, ये सुरक्षित तो है या नहीं, इसको भी उठाया जाए। और जैसे ही उस पॉलीथीन को उठाने की कोशिश होती है तो अंदर से एक हाथ बाहर निकल आता है। अब जैसे ही ये चीज़ आसपास के लोग देखते हैं जो मदद करने गए थे, एक तरह से उस सदमे में कि हम तो 2 लड़कों को उठाने गए थे, साथ ही एक पॉलीथीन उठाने गए थे, ये क्या, अंदर से एक हाथ किसका है। अब इससे पहले कि वो लोग उन दोनों लड़कों से कुछ पूछ पाते, कुछ उनसे कह पाते कि ये क्या मामला है, किसका हाथ है, पॉलीथीन के अंदर क्या है, कौन है, वो दोनों लड़के वहाँ से अपने आप को छुड़ाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ भाग जाते हैं। अब इससे पहले कि कोई पकड़ पाता, कोई कुछ कह पाता, दोनों लड़के भाग चुके थे। फ़ौरन अब अफरा तफरी मच गई, उस पॉलीथीन को खोला गया। खोलने के बाद पॉलीथीन के अंदर एक गद्दा और बिस्तरा, और उसके अंदर एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी।
बॉडी पूरी तरह खून से लथपथ थी, जो गद्दा वगैरह था वो पूरी तरह खून से भीगा हुआ था और शायद ये जो पॉलीथीन लगाई गई थी उसी खून को रोकने के लिए ही लगाई गई थी। अब जैसे ये चीज़ आसपास के लोग देखते हैं, फ़ौरन थाने में फ़ोन करते हैं, पुलिस वाले भी मौके पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब बॉडी को कब्ज़े में लेते हैं, साथ ही जो बाइक थी उसको कब्ज़े में लेते हैं। अब दिन दहाड़े एक लाश ऐसे ही चौराहा पे आके गिर पड़ी तो आसपास के लोगों में कौतूहल कि ये क्या, ये कौन था जो ऐसे ही लाश लेके जा रहा था और ये लाश किसकी है। लिहाजा पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं कि ये लाश किसकी है, ये बाइक किसकी है, वो कातिल कौन है, वजह क्या थी और दिन दहाड़ी इस हिसाब से लाश लेके जा कहाँ रहे थे। तो जब इन सवालों के पीछे पुलिस वाले पड़ते हैं, साथ ही ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में क्लियरली लिखा था कि इस आदमी को, यानी जिसका कत्ल हुआ है, उसको किसी ने कुल्हाड़ी से या फिर किसी धारदार हथियार से काट के मारा है। यानी जिसने भी मारा है, जो भी कत्ल की वजह थी, वो कहीं ना कहीं बड़ी भयानक और बड़ी भयावह वजह थी। क्योंकि नॉर्मल मैटरों में आदमी गला दबा देता है, छोटा सा कट लगा देता है, लेकिन यहाँ तो बुरी तरह काट के मारा गया। अब पुलिस वाले जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हैं, साथ ही अब कवायद शुरू हुई कि मरने वाला कौन है, इसके बारे में पता किया जाए। तो फिर क्या करें? तो फिर क्राइम सीन से जो बाइक मिली थी, ये हुआ कि काम करते हैं, इस बाइक की डिटेल निकालते हैं और पता करते हैं कि बाइक किसकी है। अब बाइक का जो नंबर था UP 41 AY 3546, स्प्लेंडर बाइक ब्लैक कलर की। जब इसकी डिटेल निकालते हैं, पता करते हैं RT ऑफिस से कि ये किसकी नाम रजिस्टर्ड है, तो पता चलता है कि ये किसी साकिब नाम के लड़के की है। और साकिब का जो एड्रेस निकल के सामने आया वो रुदौली कोतवाली के परसौली गांव का था। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो ठीक है, कम से कम बाइक का पता चल गया। अब बाइक जो कातिल होंगे उनकी होगी, तो बस अब मामला सुलझ जाएगा। परसौली गांव जाना है, साकिब को उठाना है, उठाने के बाद पूरा मामला क्लियर। कातिल कौन है सामने आ जाएगा, उसको हम उठा लेंगे, उसके बाद फिर कत्ल की वजह क्या है वो भी क्लियर हो जाएगी। लिहाजा पुलिस वाले उस रुदौली कोतवाली में इत्तला करते हैं। इत्तला करने के बाद बताते हैं कि आपके कोतवाली की एक बाइक मिली है, जिससे एक डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा था। यानी मर्डर करके लाश को छुपाने के लिए इसी बाइक का यूज किया गया है। तो जिसकी भी बाइक है, आप एक बार जाइए, उसको गिरफ्तार कीजिए, बाकी हम लोग भी आ रहे हैं। अब रुदौली कोतवाली में जब इत्तला किया गया तो उन्होंने फिर परसौली गांव से जो संबंधित थाना था वहाँ पे इत्तला किया। इत्तला करके ये कहा गया कि फिर जाइए, आप उठाइए बाइक के मालिक को। पुलिस की टीम वहाँ जाती है। अब जाने के बाद जैसे ही पता करती है कि ये साकिब कौन है और साकिब की तस्वीर कैसी है, क्योंकि साकिब तो घर पे था नहीं और घर पे और कोई था भी नहीं। तो जब तस्वीर मिली और साकिब के बारे में पता चला तो वहाँ से तो पूरी कहानी ही पलट गई। दरअसल जो मरने वाला शख्स था, यानी जिसकी डेड बॉडी मिली थी, ये बाइक उसी की थी। यानी जो कातिल थे उन्होंने कत्ल किया और लाश को छुपाने के लिए मरने वाले के ही सामान का यूज कर रहे थे। अब यहाँ से एक चीज़ तो अच्छी हुई कि कम से कम ये पता चल गया कि मरने वाला कौन है, लेकिन मरने वाला कौन है इससे तो बात कुछ बनेगी नहीं जब तक ये ना पता चले कि कातिल कौन है और वजह क्या थी। अब बाइक से लेके जा रहे थे, वही एकमात्र क्लू था। अब बाइक मरने वाले की ही, तो फिर कातिल का सबूत कहाँ से मिले। लिहाजा पुलिस वाले सबसे पहले जो साकिब था, ये सोचते हैं कि चलो कम से कम इसके घर वालों को इत्तला कर दें, आके बॉडी लेके जाए, अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करें, जांच पड़ताल तो हम कर ही रहे हैं। तो जब साकिब की बैकग्राउंड को खंगाला गया कि साकिब कौन है, क्या करता है, तभी तो इत्तला किया जाए। तो पता चला कि साकिब की जो उम्र है वो 35 साल के आसपास है। साकिब पेशे से झाड़ फूक का काम करता है, एक तरह से मौलवी मौलाना या फिर जो भी होता हो, बहुत एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता। तांत्रिक किस्म का आदमी है, झाड़ फूक करके भूत प्रेत भगाता है, जिन जिन्नात को दूर करता है। कभी कभी कहीं कहीं तकरीर होती तो उसमें भी चला जाता। साकिब के 3 और भाई हैं, लेकिन बदकिस्मती से तीनों भाइयों की बहुत पहले ही मौत हो चुकी। इकलौता साकिब बचा था। साकिब की शादी हो चुकी थी, लेकिन जो पत्नी थी वो भी कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं। यानी परिवार में कौन है इसके बारे में, और कौन बचा है कौन मरा है, इसके बारे में कोई क्लियर डिटेल मिली ही नहीं। 3 भाई थे, तीनों मर ही चुके थे, माँ बाप पहले ही जा चुके थे। इधर जो बीबी है वो लापता। तो फिर अब बॉडी हवाले किसके करें? यानी अगर अंतिम संस्कार या फिर FIR जो ज़रूरी है कि कम से कम एक कोई आए जो कंप्लेन करे कि हाँ मेरे संबंधी का कत्ल हुआ है,
तब तो पुलिस वाले जांच पड़ताल करें, लेकिन यहाँ ना कोई बॉडी लेने वाला बचा था, ना ही कोई ऐसा था जो कंप्लेन करे, तो फिर क्या करें। लिहाजा पुलिस वाले अब ये पता करते हैं कि इनके रिश्तेदारों के बारे में जानकारी मिल जाए। अब यहाँ भी एक तरह से माथा ठनका कि बीवी गायब है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी का ही हाथ हो। तो एक तरफ तो बीवी के बारे में पता किया जाने लगा आसपास के लोगों से कि बीवी का स्वभाव कैसा था, बीवी कैसे बातचीत करती थी, पति पत्नी में संबंध कैसा था। दूसरा, बॉडी हवाले करनी थी परिवार वालों के, तो फिर ये पता किया जाने लगा कि रिश्तेदार या फिर खानदान, घर परिवार में दूर दूर तक कौन है। तो जब पता किया गया तो बीवी के बारे में बहुत कुछ नहीं मिला ऐसा जिससे कुछ संदेह हो, जिससे कुछ डाउट हो। लेकिन जब रिश्तेदारों के बारे में पता किया जाने लगा तो पता चला कि हाँ, मरने वाली की एक बहन है। इसके बाद बहन को इत्तला किया गया। बहन आती है, बॉडी कब्जे में लेती है, आसपास के लोग भी आते हैं, ले जाके बॉडी को सुपुर्दे खाक कर देते हैं। इधर अब बहन कंप्लेन दर्ज करवाती है। अब कंप्लेन अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हो गई। बहन से पूछा गया कि क्या आपको किसी पे डाउट है। बहन ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हमको किसी पे कोई डाउट नहीं। अब जब किसी पे कोई डाउट नहीं और मामला भी दूसरी जगह का है, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि लोकल के लोग कुछ मदद कर सकते थे। यानी डेड बॉडी जहाँ की मिली जांच पड़ताल वहाँ का थाना कर रहा, और जो घर है वो बाराबंकी में, रुदौली में है। डेड बॉडी अयोध्या में मिली है। तो फिर अब यहाँ से भी कोई कनेक्शन बन नहीं रहा उस हिसाब से, तो फिर करें क्या। इधर पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जब परिवार वालों में सिर्फ बहन थी, उससे पूछा गया, किसी पे कोई डाउट नहीं। और ये हुआ कि जो यूज़ किया गया वो मरने वाले की ही बाइक, यानी साकिब की ही बाइक को यूज़ किया गया। तो फिर ये पता किया जाने लगा कि जिस टाइम ये कत्ल हुआ साकिब था कहाँ पे। तो आस पड़ोस के जितने घर थे अब उनसे पूछताछ की जाने लगी कि भैया जब सैटरडे को ये कत्ल हुआ तो शुक्रवार और शनिवार को साकिब था कहाँ, कब से गायब है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं गया था। अच्छा, अगर अयोध्या में आया था तो अयोध्या में किससे क्या संबंध था। अब ये तमाम सवाल जब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पता करते हैं, अपने तरीके से तफ्तीश करते हैं, तो पता चला कि जो साकिब था वो शुक्रवार को तो अपने घर पे ही था और शनिवार को भी सुबह तक था। यानी शनिवार को ही वो अगर कहीं गया तो गया। तो फिर ये पता किया जाने लगा कि क्या शनिवार को कहीं गया था या नहीं। और अगर शनिवार को गया था तो एक चीज़ और यहाँ पे डाउट होने लगी। जो बिस्तर था, जब उसके बारे में पता किया गया कि ये बिस्तर किसका है, तो पता चला ये बिस्तर तो साकिब का ही है। यानी ये बिस्तर साकिब के घर में ही कहीं बिछा था। यानी अगर बिस्तर पे लाश है और लाश जो है उसी बिस्तर में लपेटी है और बिस्तर घर पे ही रहता था, यानी साकिब का बिस्तर है, तो जाहिर सी बात है जो क्राइम सीन है जहाँ ये कत्ल हुआ वो कहीं और नहीं साकिब का ही घर हो सकता है। अब पुलिस वालों ने घर के अंदर बारीकी से छानबीन की। छानबीन में ये पता तो चल गया कि हाँ, जो कत्ल हुआ है ये साकिब के ही घर पे हुआ है। लेकिन अभी भी जो कातिल था वो पुलिस वालों के चंगुल से दूर था। बहरहाल एक दिन और गुजरा। पुलिस वाले आसपास के लोगों से पता कर रहे थे, अपनी वहाँ की जो थाना था उससे मदद लेके, वहाँ के जो लोकल इंटेलिजेंस था उस थाने का, उसको जब यूज़ करते हैं और काफ़ी तफ्तीश करते हैं, काफ़ी मशक्क़त करते हैं, तो अंत में एक चीज़ पता चली कि ज़्यादा कुछ तो नहीं और ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। पैसे से झाड़ फूँक करता था तो किसी से ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन इस दौरान 2-3 ऐसे लड़के थे जो अक्सर आया करते थे, और अक्सर ऐसा भी होता कि रात को रुकते भी थे इसके पास। अक्सर ऐसा होता कि ये बुलाता, उनके साथ ही हंसता खेलता भी रहता। अच्छा, दोनों के बीच उम्र का गैप भी बड़ा ज़्यादा था। साथ ही एक चीज़ और थी कि दोनों अलग अलग जगहों के थे। ऐसा भी नहीं था कि दोनों के बीच कोई संबंध है, कोई रिलेशन है। तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि ये दोनों लड़के आते थे। अब यहाँ भी 2 लड़के का जिक्र, और जो क्राइम सीन पे जहाँ पे डेड बॉडी मिली, जहाँ पे बॉडी प्राप्त हुई, वहाँ पे जो चश्मदीद थे उनका भी कहना था कि 2 ही लड़के थे। तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही दोनों लड़के हैं जो कातिल हैं। लिहाजा पुलिस वालों की जो शक की सुई थी उन दोनों लड़कों के ऊपर घूमी। इसके बाद अब दोनों लड़कों के बारे में पता किया जाने लगा। संजोग से दोनों लड़कों का पता चल गया। उसके बाद पुलिस की टीम जाती है, उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके थाने लाती है। लाने के बाद जब उनसे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो लड़के बेहद घबराए हुए थे, लेकिन पुलिस वालों ने जब उनसे ठीक ठाक तरीके से पूछताछ की और अपना तरीका अपनाया तो फिर उन दोनों लड़कों ने अपना मुंह भी खोला। साथ ही कहा कि हाँ साहब, हमने कत्ल किया है। लेकिन कत्ल करने की जो वजह, जो कहानी सुनाई, वो वास्तव में बड़ी अफसोसनाक और बड़ी तकलीफ़ देने वाली थी।
दरअसल इन दोनों लड़कों में एक लड़के का नाम सलीम था, सलीम अमेठी का रहने वाला, और दूसरे लड़के का नाम गुलफाम, गुलफाम अयोध्या का रहने वाला। दोनों लड़के आपस में दोस्त थे। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके बाद फिर ये हुआ कि कहीं पढ़ने चलते हैं। तो फिर कहाँ चलें? तो फिर दोनों ने प्लान किया कि चलो रुदौली में एक मदरसा है, वहाँ पे पढ़ने चलते हैं। दोनों साथ ही उसी मदरसे में अपना दाखिला ले लेते हैं, वहीं पे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के दौरान फिर दोनों के मन में ये हुआ कि अगर कहीं तकरीर वगैरह हो रही है तो उसको भी सुनने जाएं, थोड़ा सा धर्म कर्म का भी काम हो जाएगा, थोड़ा सा धर्म का भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए अब सलीम और गुलफाम अलग अलग जगहों पे तकरीर होती तो वहाँ पे जाते, बैठ के सुनते। अगर कहीं मिलाद हो रही है तो वहाँ पे भी जाते। तो ऐसे ही जाने के दौरान इन दोनों की मुलाकात साकिब से हो जाती है। साकिब वहाँ पे तकरीर देने आया था। आने के बाद जब ये दोनों लड़के वहाँ पे सुनते हैं तो सुनने के दौरान साकिब अपने बारे में बढ़ चढ़ के बताता है कि मेरे पास इतनी सिद्धियाँ हैं, मेरे ऊपर इतना जिन जिन्नात का एक तरह से आशीर्वाद है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को मुर्गा बना सकता हूँ, किसी को बकरा बना सकता हूँ, किसी के घर में जिन्न हो तो बाहर निकाल सकता हूँ, 10-12 जिन्न तो मेरे पॉकेट में घूमते रहते हैं। साकिब ने तो कह दिया, लेकिन इन दोनों लड़कों ने जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद ये दोनों लड़के साकिब से बड़ा प्रभावित होते हैं कि कमाल का आदमी है, इसके पास जिन जिन्नात की शक्ति है, ये किसी को चाहे कुछ भी कर सकता है। इसके बाद फिर इन दोनों ने फैसला किया कि अब साकिब के अंदर ही रह के हम भी ये चीज़ें सीखेंगे, यानी साकिब हमें भी सिखा देगा, हम भी जिन जिन्नातों को अपने कब्ज़े में ले लेंगे, जहाँ चाहेंगे सोना निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बाद ये दोनों जाते हैं, साकिब से बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे अपना शागिर्द बना लो। साकिब भी मान जाता है। मानने के बाद फिर ये हुआ कि अब ट्रेनिंग होगी। अब ये दोनों लड़के जाते हैं साकिब के पास ट्रेनिंग के लिए। शुरुआती दिनों में कुछ इधर उधर चीज़ें सिखाता है। इन दोनों लड़कों का विश्वास जीतता है कि हाँ, मेरे पास ऐसी शक्तियाँ, ऐसी सिद्धियाँ हैं। और जब विश्वास हो जाता है तो फिर अंत में अब ये दोनों लड़कों को डराना शुरू कर देता है। डराने के साथ साथ उनसे कहता है कि अब मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ मुझे करने दो, अगर तुम नहीं करने दोगे तो मैं तुम्हें या तो जिन्न बना दूंगा, या तो तुम्हें मुर्गी बना दूंगा, और या तो बत्तख या कुत्ता बना दूंगा। अब साकिब की बातों का ऐसा असर था इन दोनों लड़कों के ऊपर कि दोनों लड़के इस कदर डर जाते हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक आदमी ऐसे कैसे किसी को मुर्गी, बकरी या बत्तख बना सकता है। चुपचाप से डर के मारे ये दोनों लड़के वहाँ पे लेटते हैं। साकिब उनके साथ रेप करता है, उनका यौन शोषण करता है। उसके बाद इन दोनों लड़कों को भेजते हुए ये कहता है कि आज के बाद अगर तुमने कहीं भी मुंह खोला या फिर इस घटना का जिक्र किया, और या फिर ऐसा हुआ कि अगर मैंने बुलाया और तुम नहीं आए तो भी मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ें कर दूंगा, तुम्हें बत्तख, मुर्गी, कुत्ता, ये तमाम चीज़ें बना दूंगा। लड़के दोनों डर गए। डरने के बाद फिर लगातार उसका यौन शोषण ये साकिब करता रहा। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजरा और इनके साथ शोषण होता रहा तो फिर अब इन दोनों को लगा कि अब कहीं बताएंगे तो ये बत्तख, मुर्गी बना देगा, तो इससे अच्छा है कि अब इससे छुटकारा पाने के लिए इसको मार ही देते हैं। जिंदा रहेगा तो जिंदा हालत में हम इससे निपट नहीं सकते, क्योंकि इसके पास सिद्धियाँ हैं, इसके पास ताकतें हैं, शक्तियाँ हैं, तो फिर इसको मार देते हैं। तो फिर मारें कैसे? तो फिर यहीं से कत्ल का प्लान बनता है। प्लान बनाने के लिए फिर इन दोनों ने तमाम तरह की कोशिशें की, और अंत में जब सारी चीज़ें फिक्स हो गई, ये दोनों लोग कुल्हाड़ी लेके उसके घर पे पहुंचते हैं। इन्हें पता था कि घर पे कोई होगा नहीं, क्योंकि कई बार जो साकिब था उसने इन दोनों को घर पे बुलाया था। तो जब घर पे कोई होगा नहीं तो सारी चीज़ें घर पे ही करते हैं। ये दोनों लोग कुल्हाड़ी लेके पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर उसी कुल्हाड़ी से साकिब का कत्ल करते हैं। अब कत्ल करने के बाद इनके दिमाग में भी ये प्लान था कि लाश को ले जाके नहर में फेंक देंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। साकिब के घर में कोई है नहीं, कोई खोज खबर लेगा नहीं। इसीलिए कत्ल करने के बाद चूँकि ये बॉडी खून से लथपथ थी, तो पहले तो उसी गड्ढे में जो बिस्तरा बिछा था उसी में बॉडी को लपेटते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक पॉलीथीन लपेटते हैं, और इस चीज़ को लेके, यानी उस पूरे डेड बॉडी को पॉलीथीन और गद्दे में लपेट के लेके उसी साकिब के बाइक से निकलते हैं। और इनका प्लान था कि दिन में आराम से जाएंगे, डेड बॉडी को फेंक के शाम को अपने मदरसे में पहुंच जाएंगे, मामला रफा दफा। किसी को क्या ही पता चलेगा कि हम उतनी दूर से आके कत्ल कर चुके हैं। लेकिन निकलते तो हैं, सारी चीज़ें इनके हिसाब से ही चल रही थी। लेकिन कुदरत का खेल कि मौसम ख़राब था, पानी बरसा हुआ था। जो गाड़ी थी वो आज़ाद नगर घटौली चौराहे पे डिसबैलेंस होती है। डिसबैलेंस होने के बाद अब जब गिरती है तो लड़के भी गिरते हैं, लाश भी गिरती है। अब चूँकि बॉडी अब तक बीच में ऐसे बैलेंस थी, तो सारी चीज़ें पैरेलल थी धरती के। लेकिन जब एक साइड टिल्ट होके गिरती है तो खून का जो फ्लो है वो इधर होने लगा एक साइड, तो फिर खून गिरने लगा।
लोग उठाने लगे तो फिर हाथ भी बाहर निकल आया। अब जैसे ही देखते हैं कि हाथ वगैरह निकल गया और इनका भांडा फूट चुका, तो ये सलीम और गुलफाम वहाँ से भागते हैं। लेकिन फिर 2-3 दिनों की मशक्क़त के बाद पुलिस वाले आज इनको फाइनली गिरफ्तार कर चुके हैं और इन्होंने कत्ल की ये वजह सुनाई। अब ये वजह जब इन्होंने सुनाई तो एक तरह से पुलिस वाले भी अब सदमे में है कि क्या बोलें, चूँकि इतना गलत हुआ इन दोनों लड़कों के साथ कि जिन्न के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे इस हिसाब से डराया गया कि दोनों लड़कों के साथ अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाया गया, यौन शोषण किया गया और इस कदर मजबूर किया गया, ये दोनों कत्ल करने को मजबूर हो गए। तो कहीं ना कहीं इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी जो कातिल हैं एक तरह से उनसे थोड़ी बहुत हमदर्दी हुई होगी, लेकिन जो मरने वाला है उससे आपको नफ़रत के अलावा कभी हमदर्दी शायद नहीं हुई होगी। ऐसा शायद मेरा मानना है और आपका भी हो सकता है। जहाँ तक है मुझे लगता है आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।